जय श्री कृष्ण मेरे भाइयों। डिस्कशन सीरीज के इस सेशन 2 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने ये बताया कि ये जो सेशन रहेगा वो बिल्कुल ही बायलैटरल रहेगा, जिसमें आप लोगों की जो भागीदारी है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से रहेगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आहड़ सभ्यता। सेशन 1 में हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात की थी और थोड़ा सा ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं कालीबंगा सभ्यता को। सबसे पहले एलपी टेसीटोरी ने वैश्विक स्तर पर जानकारी दी कालीबंगा सभ्यता की, जिसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ था। 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई। उसके बाद हमने देखा कि 1961 से 64 के दरमियान बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे और जेपी जोशी, केएम श्रीवास्तव और एसपी जैन, इन 6 व्यक्तियों के द्वारा उत्खनन किया गया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि यहाँ से 5 स्तर मिले हैं, जिसमें 2 सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन हैं और 3 सिंधु घाटी सभ्यता से समकालीन हैं। हमें यहाँ से जुते हुए खेत, भूकंप और 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि यहाँ के जो मृदबांड हैं वो लाल रंग के थे और इन पर काले और सफ़ेद रंग की धारियाँ थी। इसके अलावा हमें यहाँ से लकड़ी की नालियाँ मिली हैं और यहाँ का जो पूर्वी और पश्चिमी टीला, दोनों ही टीले थे वो दुर्गीकृत थे। इसको हमने चनहुदड़ो से ऑपोजिट याद किया था कि चनहुदड़ो में दुर्गीकृत नगर नहीं है और कालीबंगा के जो दोनों ही नगर है वो दुर्गीकृत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन आहड़ सभ्यता। उदयपुर से उत्तर पूर्व की ओर 4-5 किलोमीटर की यात्रा करने पर आपको एक आहड़ नामक कस्बा दिखाई देगा और इसी आहड़ कस्बे में प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिलने के कारण इस पूरी सभ्यता को आहड़ सभ्यता नाम दे दिया गया। सामान्यतः यह राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और इन जिलों में विस्तृत है, यानी उदयपुर संभाग में आहड़ सभ्यता का विस्तार है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। 1956 में आर.सी. अग्रवाल को इस सभ्यता के व्यापक उत्खनन के लिए नियुक्त किया गया था। आर.सी. अग्रवाल का नाम हम एक जगह और डिस्कस करेंगे, गणेश्वर सभ्यता जब हम डिस्कस करेंगे। तो 1977 में आर.सी. अग्रवाल के द्वारा गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई और इन्होंने विजय कुमार के साथ मिलकर गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 3 और व्यक्तियों की, जिन्होंने 1961 और 62 के दरमियान इसका उत्खनन किया था, जिसमें मुख्य नाम एच.डी. साकलिया, वी.एन. मिश्र और पी.एल. चक्रवर्ती के हैं। एच.डी. साकलिया और वी.एन. मिश्र के बीच गुरु शिष्य का संबंध था। अगर हम एच.डी. साकलिया की बात करें तो इनका संबंध दक्कन कॉलेज पूना से है और वी.एन. मिश्र का संबंध भी इन्हीं से है और इन दोनों के बीच जो रिलेशन है मैंने बताया कि गुरु शिष्य का संबंध है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो आहड़ सभ्यता का उत्खनन है वो किन संस्थाओं के निर्देशन में किया गया था। तो बेसिकली आपको 3 संस्था याद रखनी है। पहली संस्था है दक्कन कॉलेज पूना और दूसरी है मेलबोर्न विश्वविद्यालय, तीसरी है राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। हम दक्कन कॉलेज पूना की बात करें तो यहाँ से मुख्यतः 2 व्यक्तियों के नाम जुड़े हुए हैं, एच.डी. साकलिया और वी.एन. मिश्र। जो दक्कन कॉलेज पूना है वो भाषा विज्ञान और पुरातत्व से संबंधित उच्च शिक्षा पर बल देता है और मेलबोर्न विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो आपको ऐसे याद करना है कि जैसे जब भी कोई भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाती है तो मेलबोर्न, कैनबरा, एडिलेड ये सब स्टेडियम के नाम है और आपको सुनने को मिलते हैं, तो ये ध्यान रखना आप। तो 3 संस्थाओं के निर्देशन में हुआ था, जिसमें पहली है दक्कन कॉलेज पूना, जिसका संबंध एच.डी. साकलिया और वी.एन. मिश्र से है। दूसरा है मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया और तीसरी संस्था है राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग। तो ये इन 3 संस्थाओं के नाम आपको याद होने जरूरी है। और अगर आपको इन 5 व्यक्तियों के नाम ऐसे याद नहीं हो तो हम ट्रिक भी बना सकते हैं कि अग्रवाल साहब के पास एक साइकिल थी और उसका व्यास नापने के लिए वी.एन. मिश्र साहब को नियुक्त किया गया था। ये जो इतनी लंबी थी कि वी.एन. मिश्र साहब को चक्कर ही आ गए थे कि भाई मैं इसका व्यास नहीं नाप सकता। तो आपको अगर कीवर्ड से याद होता है तो उससे याद कर लीजिए और आपको इस ट्रिक से याद होता है तो आप इस ट्रिक से याद कर लीजिए। बेसिकली आंसर निकल जाएगा क्योंकि एच.डी. साकलिया और वी.एन. मिश्र के बीच गुरु शिष्य का संबंध है। राजस्थान सरकार से पी.एल. चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा खोज की गई है। 1956 में आर.सी. अग्रवाल के द्वारा व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया है। आर.सी. अग्रवाल का नाम हम देखेंगे गणेश्वर सभ्यता में और वी.एन. मिश्र का नाम हम देखेंगे कि जब बालाकल सभ्यता पढ़ेंगे। तो बालाकल सभ्यता की जो खोज है वो 1973 में वी.एन. मिश्र के द्वारा की गई है
इन्हीं के द्वारा 20 वर्ष बाद 1993 में पहलातल सभ्यता का व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कालीबंगा और आहड़ में क्या विसमानताएं हैं। जब कालीबंगा के बारे में हमने डिस्कस किया तब हमने ये देखा कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और यह एक नगरीय सभ्यता है। इसका ऑपोजिट आपको याद रखना कि यह एक गैर सिंधु सभ्यता का स्थल है और आहड़ वो एक ग्रामीण सभ्यता है। बेसिकली होता यह है कि 2350 से 1750 तक विकसित सिंधु घाटी सभ्यता का काल होता है और आहड़ सभ्यता का काल है वो 2000 बीसी से लेकर 1200 बीसी के आसपास का माना जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह एक गैर सिंधु सभ्यता का स्थल है। आहड़ सभ्यता भी है तो ताम्रयुगीन ही, यानी कि ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, लेकिन एक ग्रामीण स्थल है और कालीबंगा नगरीय स्थल है और यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। तो आपको याद रखना है कि आहड़ एक गैर सिंधु सभ्यता का स्थल है और दूसरी इसकी विशेषता कि यह एक ग्रामीण सभ्यता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके उपनामों के बारे में। सबसे पहले इसे ताम्रवर्ती नगरी या तांबावती क्यों कहा जाता है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से बहुत सारे तांबे के उपकरण मिले हैं और इस कारण इसे ताम्रवर्ती नगरी या तांबावती भी कहते हैं। जब आप खनिज पढ़ते होंगे तब आप देखते होंगे कि अंजनी, सलूम्बर इन स्थानों पर बहुतायत में पाया जाता है तांबा। तो यहाँ पर तांबे के उपकरण मिलते हैं इसलिए इसे ताम्रवर्ती नगरी या तांबावती कहते हैं। इसका एक स्थानीय नाम है धुलकोट, यानी ये जो सभ्यता है वो 500-600 मीटर का एक टीला था, उसके नीचे दफन थी। इस कारण स्थानीय लोग इसे धुलकोट के नाम से जानते हैं। और 10वीं शताब्दी के आसपास अगर हम बात करें तो आहड़ सभ्यता को आगाटपुर या आगट दुर्ग भी कहा गया है। एच डी साकलिया ने बनास नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे बनास सभ्यता या आहड़ सभ्यता नाम दिया है। तो उपनामों में पहला है ताम्रवर्ती नगरी या तांबावती, जो तांबे के उपकरणों के प्रचुरता के कारण नाम दिया गया। स्थानीय नाम इसका धुलकोट है क्योंकि 500 मीटर के धूल के एक कोटे के नीचे दफन था इसलिए इसे धुलकोट कहा गया है। तीसरा था कि 10वीं शताब्दी के पास इसे आगाटपुर या आगाट दुर्ग नाम दिया गया। चौथा है कि एच डी साकलिया ने इसे बनास संस्कृति आहड़ संस्कृति नाम दिया है क्योंकि यह बनास के किनारे स्थित थी। तो हम पढ़ते हैं राजस्थान की नदियों के बारे में, तो हम देखते हैं कि आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है और यही बेड़च नदी आगे चलकर बनास में विलीन हो जाती है। तो बनास की सहायक नदी है बेड़च। इसी कारण एच डी साकलिया साहब ने इसे बनास संस्कृति नाम दिया है। अब हम बात करेंगे इसके उत्खनन के बारे में। आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन है वो 3 चरणों में और 8 स्तरों में किया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये रहेगा कि आहड़ सभ्यता से कितने स्तर मिले हैं, तो 8 स्तर मिले हैं। एग्जामिनर यहाँ से एक कदम आगे बढ़कर आपसे किसी भी स्तर की विशेषता पूछ सकता है। तो हमारे लिए 3 ऐसे स्तर है जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, पहला, तीसरा और चौथा। तो पहले स्तर में हमें मिट्टी की दीवारें मिली हैं और बर्तनों के ढेर मिले हैं। तीसरे स्तर में हमें चित्रित बर्तन मिले हैं और चौथे स्तर में हमें तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। तो आपके लिए चौथा स्तर इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि किस सभ्यता से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली है, तो आहड़ से मिली है। एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि जो तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं वो कौन से स्तर से प्राप्त हुई है, तो आपको ये याद रखना है कि चौथे स्तर से प्राप्त हुई है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ के जो आवास थे वो किस प्रकार थे। जैसे कि हमने कालीबंगा में पढ़ा था कि धूप में सुखाकर मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया था, वैसे के वैसे आहड़ में भी धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ के जो मकान हैं वो आयताकार हैं और इनकी छतों के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी छतों में केलू का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा में हमने देखा कि उनकी छतों में केलू का प्रयोग नहीं था। एक बल्लियों पर घास फूस लगाकर या मिट्टी का लेप लगाकर वहाँ की छतें बनाई गई हैं। तो आहड़ की जो छतें हैं उसमें केलू का प्रयोग भी किया गया है और घास फूस का भी प्रयोग किया गया है। और ये जो छतें थी वो इस आकार की यानी ढलवा आकार की थी, दोनों साइड की थी, ताकि जो वर्षा का पानी है वो इस तरह नीचे उतर जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आहड़ की जो छतें हैं वो ढलवा छतें होती थी। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ के मकान की नींव के बारे में, तो यहाँ की जो मकानों की नींव थी उसमें पत्थर डाले गए हैं, लेकिन जो दीवारें हैं वो कच्ची ईंट की ही बनी है। आप भी देखते होंगे कि आजकल मकान की नींव में पत्थर का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद पिलर में पक्की ईंटों का प्रयोग करके मकान बनाया जाता है। उसी तरह आपको याद रखना है कि आहड़ की जो मकान थे उनकी नींव में पत्थरों का प्रयोग किया गया है।
उसके बाद दीवारों में क्वार्ट्ज के टुकड़े मिला लिए जाते थे, जिससे जो दीवार है वो मजबूत बन सके। क्वार्ट्ज बेसिकली जब आप राजस्थान के खनिज पढ़ेंगे, तो उदयपुर और अजमेर जिले में बहुतायत में पाया जाता है। तो अब ये जो सभ्यता है ये भी उदयपुर में स्थित है। तो इससे रिलेट करना है कि आहड़ सभ्यता के जो मकान थे उनकी दीवारों में क्वार्ट्ज का प्रयोग होता था, और क्वार्ट्ज बेसिकली है वो उदयपुर और अजमेर में मिलता है। यहाँ के जो मकान थे उसकी नींव में शिस्ट या फिर काले पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, और ये एक प्रकार की कायांतरित चट्टान होती है जो हमें दक्षिण अरावली में देखने को मिलती है। और उदयपुर भी दक्षिण अरावली का हिस्सा है, तो आपको ऐसे रिलेट करना है। इसके अलावा 3-4 मकान ऐसे मिले हैं जिसमें 5-6 चूल्हों के अवशेष मिले हैं, और इन 6 चूल्हों के बेस पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि कहीं न कहीं आहड़ के जो निवासी हैं वो संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली में रहते हैं। एक मकान ऐसा मिला है जिसमें से 6 चूल्हे मिले हैं, और एक मकान ऐसा भी मिला है जहाँ से 2 मुँहों के चूल्हे मिले हैं। तो कहीं न कहीं इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर जॉइंट फैमिली रहती होगी, क्योंकि अगर 4-5 भाई माने किसी व्यक्ति के, तो फिर वहाँ से जो फैमिली है वो 20-25 लोगों की हो जाती है, और उनके लिए किसी एक व्यक्ति के द्वारा खाना बनाना यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। तो इसी आधार पर हो सकता है कि 2 मुँह के चूल्हे बनाएँ, जिससे जो काम है वो जल्दी हो जाए। और इसलिए आपको याद रखना है कि 2 मुँह के चूल्हे और एक मकान में 6 चूल्हों के अवशेष मिलते हैं। इसी को आधार मानते हुए हमने ये अनुमान लगाया है कि कहीं न कहीं आहड़ के निवासी वो जॉइंट फैमिली में रहते थे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ के जो मृदबांड है वो किस प्रकार हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जब आप राजस्थान की मिट्टियों को पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इन साइड में लाल लोमी मिट्टी या फिर लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र जैसे कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इन क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। और उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ये का संक्रमण क्षेत्र है, यहाँ पर लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ से आपको याद रखना है कि जो आहड़ के जो बर्तन हैं वो लाल और काले रंग के थे, और इसलिए इसे लाल और काले रंग के मृदबांड वाली संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये कीवर्ड्स होंगे कि यहाँ की जो मिट्टी है उसी के बेस पर यहाँ के जो बर्तन मिलते हैं। तो आहड़ सभ्यता को लाल और काले रंग के मृदबांड वाली संस्कृति भी कहा जाता है, और यहाँ के बर्तनों पर केवल और केवल ज्यामितीय अलंकरण देखने को मिलता है। जब आप सल्तनत काल या फिर मुगल काल पढ़ेंगे, जब उनके स्थापत्य के बारे में, तो मुख्यतः जो स्थापत्य था उनका, उन पर भी केवल और केवल ज्यामितीय अलंकरण होता था। यानी आपने त्रिभुज की आकृति, षट्भुज, समकोण ये सब ज्यामितीय अलंकरण में आता है। तो ये आकृतियाँ बनी हुई थी। कई लोग पशु पक्षियों की आकृतियाँ भी बनाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आहड़ से केवल ज्यामितीय अलंकरण के अवशेष मिलते हैं। और यहाँ के जो बर्तन हैं वो उल्टी तपई विधि से बने हुए हैं। तो आपको ये अंतर समझ में आना चाहिए कि सीधी तपई विधि क्या होती है और उल्टी तपई विधि क्या होती है। अगर हम सीधी तपई की बात करें, तो सीधी तपई में जो छोटे बर्तन होते हैं या फिर जिनका मुंह खुला होता है, जैसे कि दिवाली पर जो दीपक होते हैं, उन्हें बनाने के लिए सीधी तपई विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें आधार को मजबूत किया जाता है। उल्टी तपई में होता ये है कि बर्तन को उल्टा रखकर अंदर से पकाया जाता है। तो जो बड़े बर्तन होते हैं या फिर जिनका मुंह बंद होता है, मुंह बंद वाले बर्तन जैसे कि मटका हो गया, घड़ा हो गया, ये है वो मुंह बंद है इनका, तो इन्हें पकाने के लिए उल्टी तपई विधि का प्रयोग किया जाता है कि यहाँ से बड़े बर्तन मिले हैं। और यहाँ से जो अनाज संग्रहण के लिए जो बड़े बर्तन हैं, उन्हें गोरे, कोठे या बंकोट कहा जाता है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस आकार के जो बर्तन मिले हैं वहाँ से या मृदबांड मिले हैं, इन्हें गोरे, बंकोट या फिर कोटे कहा जाता है। और अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या था। बेसिकली आहड़ के लोग कृषि, पशुपालन और धातु इन तीनों में ही निपुण हुआ करते थे। कृषि की अगर हम बात करें तो जौ, गेहूँ, बाजरा और तिलहनी फसलों का इनके द्वारा प्रयोग किया जाता था। और हमने इससे पहले डिस्कस किया कि ये जो सभ्यता है वो बेडज और बनास के किनारे स्थित है। तो नदियों का पानी इन्हें अवेलेबल होने के कारण ये लोग खेती में भी निपुण थे। इनके द्वारा कुएं, तालाब और चक्रकूप पद्धति से भी खेती की जाती थी। अगर हम चक्रकूप पद्धति की बात करें तो इसमें ये होता है कि 5-6 कुएं हैं वो लगातार एक नाली के माध्यम से जोड़ दिए जाते हैं, जिससे जो वर्षा का जल है उससे संग्रहित किया जा सके। यानी एक कुआं भरने के बाद दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो इस प्रकार जो कुएं एक श्रृंखला में जुड़े हुए थे वो पूरे भर जाते थे, और इन्हीं के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि चक्रकूप पद्धति के प्रमाण कहाँ से मिले, तो इसका आंसर होगा आहड़ से।
अब हम बात करेंगे यहाँ की मुद्रा और मुहर के बारे में। तो पहले तो मैं अंतर बता देता हूँ कि इसमें अंतर क्या होता है। मुद्रा जो वर्तमान में हम लेन-देन में प्रयोग करते हैं वो मुद्रा है, और जैसे कि आजकल जो रुपया है वो मुद्रा का रूप है। और मुहर का मतलब होता है कि पहचान या प्रतीक। जैसे जब भी कोई व्यक्ति यूएसए, कनाडा या फिर आउट ऑफ इंडिया जाता है, तो आप देखते होंगे कि एक उसके पासपोर्ट पर मुहर लगाई जाती है, तो उसकी पहचान या प्रतीक होती है। बाहर से 6 यूनानी मुद्राएं मिली हैं और 3 मुहरें मिली हैं। तो आप इसको याद कैसे करोगे? जैसे कि हम देखते हैं कि मुद्रा है वो ज़्यादा होती है और मुहर वैसे भी कम होती है। तो मुद्रा ज़्यादा होती है यानी 6 मिली है, वो तो यूनानी मुद्राएं होगी, 3 है वो मुहरें होगी। और मुद्राओं की आदि है मुहर है, तो आपको ऐसे याद करना है। एक मुहर पर हमें अपोलो के अंकन मिला है, और अपोलो एक यूनानी देवता है जो संगीत और सूर्य का प्रतीक माना जाता है। इन मुद्राओं और मुहरों के अलावा यहाँ से एक लेपिस लाजुली के प्रमाण मिले हैं। लेपिस का मतलब होता है पत्थर, जो कि लैटिन शब्द है, और लाजुली का मतलब होता है नीला रंग। तो यानी इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो नीले रंग का पत्थर इसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसे हिंदी में लाजवर्द कहा जाता है। और ये जो लेपिस लाजुली है या फिर लाजवर्द है, इसका मुख्य क्षेत्र बदक से अफगानिस्तान माना जाता है। ईरान में, अफगानिस्तान में ये जो बहुतायत में पाया जाता है। और इसके अवशेष जब भारत में मिले यानी कि उदयपुर में मिले, यहाँ के जो पुरातत्ववेत्ता हैं उनके द्वारा अनुमान लगाया गया है कि कहीं न कहीं इसका संबंध ईरान सभ्यता से था। अब हम कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो आपसे ऑनलाइनर पूछे जा सकते हैं। यानी कि आड़ से हमें कुछ ठप्पे मिले हैं, कुछ तौल के बाट मिले हैं, और यहाँ से तांबे के 2 यंत्र भी मिले हैं जिनसे तांबा गलाया जाता था और तांबे की वस्तुएं बनाई जाती थी। तो ठप्पों के आधार पर तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ के जो निवासी है वो कहीं न कहीं रंगाई छपाई से परिचित थे। मतलब बेसिकली ठप्पा ये होता है कि ये मिट्टी का भी हो सकता है या फिर किसी धातु का भी बना हुआ हो सकता है या पत्थर का भी हो सकता है, जिसे कपड़े पे या फिर गीली मिट्टी पर जब रखा जाता था और रख कर उसे दबाया जाता था, तो उस पर जो प्रतीक चिन्ह होते थे या फिर उस पर जो आकृति होती थी वो कपड़े पर या फिर उस मिट्टी पर चिन्हित हो जाती थी। और इसी से हम अनुमान लगाते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ के जो निवासी हैं वो रंगाई छपाई उद्योग से परिचित थे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ से जो तौल के बाट मिले हैं, तो कहीं न कहीं आयात और निर्यात किया जाता होगा।